तो आपको पुरानी घटना एक बार याद करा दूं, फिर हम इस सेशन में एंट्री करेंगे। आपको यदि याद हो तो जब गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में कंफ्लिक्ट शुरू हुआ था, उस समय पर यमन ने इजराइल के खिलाफ एक्शन लेते हुए, या कहिए कि गाजा का साथ देने के लिए रेड सी से जा रहे जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। रेड सी के उत्तर की तरफ, या कहिए तो रेड सी से पूरब और उत्तर की तरफ यमन है, और यमन के अंदर बैठे हुए हूतियों ने जब रेड सी को निशाना बनाना शुरू किया, तो फिर कारण ढूंढा गया कि भैया अल्टीमेटली किसकी शह पर यह काम हो रहा है। आंसर पता चला कि ईरान ने यमन के हूतियों को भड़का दिया कि आप इस रेड सी पर हमला करिए, दुनिया का दबाव इजराइल पर बनने लगेगा और इजराइल गाजा पर हमले करना बंद कर देगा। लेकिन अमेरिका ने, तमाम दुनिया के देशों ने हूतियों को धमकाने का प्रयास किया और उसमें से अमेरिका कामयाब भी हुआ, गोलियां बरसा दिया। एनीवे anyway, अब डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हॉर्मुज पर बहुत ज्यादा हद तक जो एरिया कंट्रोल किया जाता है वो ईरान द्वारा है। ऐसे में क्या हो अगर जिसको सीख दे चुका था ये यमन, उसने बाबे मंडल को परेशान किया था, यहां तो ये खुद निशाने पर है, अगर ये यहां पर रोक दे तो इसका असर क्या होगा। मैप को अगर और विस्तार से देखें तो ये फारस की खाड़ी, और ये फारस की खाड़ी के किनारे बसे सारे देश, उनमें प्रमुख देश सऊदी, कतर, यूएई, बहरीन, इराक, ये सब, ईरान, ये सब के सब जो देश हैं ये फारस की खाड़ी के अराउंड, और इनके मुहाने पर बचा हुआ ये जो स्ट्रेट है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर इसे चोक कर दिया जाए तो फिर असर क्या होगा। हालांकि हम आगे बढ़ें उससे पहले ही आपको पहले यह जानकारी देना उचित समझेंगे कि फारस की खाड़ी से भारत समेत चीन और जापान के एशियाई देशों का अधिकतम ऑयल इंपोर्ट होता है। दुनिया में होने वाले कुल ऑयल ट्रेड का लगभग 20% ट्रेड यहां से होता है। भारत के ऑयल ट्रेड का मेजर हिस्सा इस पर्शियन गल्फ से होकर आता है। ऐसे में दुनिया के ऑयल की लाइफलाइन कही जाती है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर कुछ भी दिक्कत यहां खड़ी होती है तो 20% रास्ता बंद होने, 20% जो ऑयल सप्लाई है वो बाधित होगी, और उसके बाधित होते ही डिमांड और सप्लाई गड़बड़ा जाएगी। डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई घटेगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। आज के सेशन में बताएंगे कि ये प्राइसेस कहां तक जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि क्या ईरान ने आज से पहले कभी ऐसा किया है, क्या यह कर सकता है, और अगर कर सकता है तो फिर विश्व परिदृश्य क्या होंगे, क्या दुनिया इसे यूं ही करने देगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आज का सेशन। साथियों, एशिया में और विशेष रूप से इंडियन ओशियन के साथ कनेक्टेड दो महत्वपूर्ण स्ट्रेट्स हैं। उन स्ट्रेट्स में से एक का नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और एक का नाम मलक्का स्ट्रेट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तेल के लिए महत्वपूर्ण है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का तेल के साथ साथ गुड्स के लिए, सामान के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लगभग 23% दुनिया का ट्रेड प्रभावित होता है और यहां से 20% ऑयल का ट्रेड प्रभावित होता है। बाबे मंडल यहां पर इंडियन ओशियन के साथ जुड़ा तीसरा महत्वपूर्ण स्ट्रेट है। चर्चा में आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चर्चा करने से पहले फिर एक बार समझ लें कि यहां से कनेक्टेड कंट्रीज में एक तरफ, मतलब अगर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से प्रभावित होने वाले देशों में बात की जाए तो पहले गेट पर बैठे कौन से देश हैं उन्हें जान लिया जाए। उत्तर की तरफ ईरान है, दक्षिण की तरफ ये जो छोटू सा हिस्सा आपको दिख रहा है, इत्तू सा हिस्सा, ये ओमान का हिस्सा है। ओमान फिर नीचे की तरफ भी अपना मैप कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन उस ओमान के जस्ट नीचे ये वाला जो एरिया है ये पूरा की पूरा यूएई का है। आसान भाषा में कहूं तो पर्शियन गल्फ को सीधा गल्फ ऑफ ओमान से यूएई के द्वारा बाई लैंड भी कनेक्ट किया जा सकता है, यानी कि पाइपलाइन से कनेक्ट किया जा सकता है अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि यह वाला मार्ग बाधित हो जाए। एनीवे, क्यों ऐसी स्थिति आ सकती है? क्योंकि यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, इराक हो, सऊदी हो, इन सब का प्रोडक्शन ऑयल और गैस का इसी रूट के माध्यम से होकर के वाया अरेबियन सी या इंडियन ओशन वर्ल्ड में ट्रेवल करता है। ये जो ओमान वाला हिस्सा यहां पर टिप पर बैठा है, उससे भी ऊपर जो ईरान का हिस्सा है, ईरान यहां पर लगभग 7 आइलैंड रखता है। इस रास्ते में इसके पास इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं कि उन आइलैंड से, इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर इसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित होता है। ऐसे में अगर यहां पर चोक पॉइंट बनाकर बैठता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बाय द वे, मैं पहले ही बता दूं कि यह जगह 33 किलोमीटर के आसपास, 33 किलोमीटर के आसपास चौड़ी है। ऐसे में इस जगह पर नियंत्रण रखना बड़ा मुश्किल टास्क नहीं है। अब सवाल बनता है, आफ्टर ऑल ऐसी चर्चाएं हो क्यों रही हैं? चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि रेडियो फ्री यूरोप हो या अल जजीरा चर्चाएं यही कर रहे हैं, क्या हो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक दिया जाए। चर्चाएं यही चल रही हैं
कि ईरान धमकी दे रहा है कि अमेरिका के साथ अब कोई न्यूक्लियर वार्ता नहीं करेगा, साथ ही साथ में वो ऑयल को चोक कर देगा। इसके बीच में ईरान की तरफ से जो मीडिया हाउसेस हैं उनमें लिखा जा रहा है कि ईरान ने थ्रेट किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक सकता है इजराइल के साथ कन्फ्लिक्ट होने पर। यही कारण है सूचना जन जन तक पहुंच गई। पहुंचने के साथ साथ चिंता यह सताने लगी कि कहीं ईरान इसे बंद करके अपने साथ में इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई इनको अपनी दुश्मनी में तो खड़ा नहीं कर लेगा, लेकिन दुश्मनी की जहां तक बात हो तो ईरान इनके साथ में यह भी मैसेज दे सकता है कि हमें सबको सॉलिडरिटी के साथ रहना है, रास्ता अगर हम लोगों ने बंद कर दिया तो ही अमेरिका हमारे सामने झुकेगा, अदरवाइज नहीं। हालांकि इस रास्ते से अमेरिका का ट्रेड प्रभावित नहीं होता है, लेकिन फिर भी अमेरिका दुनिया में प्राइस को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल के व्यापार को निर्बाध रूप से चलाई रखने के लिए अपनी सेना को खड़ा रखता है, क्योंकि अमेरिका ने इन देशों को समझा रखा है, इराक, कुवैत, सऊदी जैसे देशों को यह समझा रखा है कि आप लोगों का तेल बिकेगा तो आपकी इकोनॉमी चलेगी, और आपके तेल को बिकने में अगर कोई बाधा खड़ी कर सकता है तो वो ईरान है। ऐसे में ईरान को अगर हम रोकने दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो आप सबकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों के व्यापार की सुरक्षा करूं। यही कहते हुए अमेरिका ने इन सभी देशों में लगभग अपने द्वारा बेसेस बनाए हुए हैं, या तो एयर बेस है या नेवल बेस है या आर्मी है, वो इन कहीं ना कहीं पॉइंट्स पर उपलब्ध रहती है। खैर, इसके बावजूद भी ऐसा होने के चांस क्यों है? इसके पीछे का रीजन है इस स्टेट के अंदर बने हुए 8 बड़े आइलैंड। उन 8 बड़े आइलैंड में से 7 बड़े आइलैंड ईरान के पास हैं। एक बार के लिए आप इस मैप को देखें, यहां से ये सीरी नाम से आपको एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा। ये तमाम यहां पर लगे हुए जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये सारे ईरान के आइलैंड हैं, और सीरी तो बिल्कुल मध्य में स्थित सऊदी इसका ईरान का आइलैंड है, जो बिल्कुल मध्य में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के स्थित है। 7 बड़े आइलैंड पर ईरान का कंट्रोल होना ही इस जगह को बहुत ज्यादा वनरेबल बना देता है कि ईरान यहां पर यदि डायरेक्ट इंटरफेरेंस ना भी क्रिएट करे तो इनडायरेक्ट यहां पर बाधा खड़ी कर सकता है। अब आप पूछेंगे इनडायरेक्ट बाधा कैसी हो सकती है? देखिए, इस रास्ते से निकलते समय मैसेजेस कम्युनिकेट करने के लिए जीपीएस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। लोकेशन जहाजों को दूर दूर तक केवल पानी दिखता है। अगर ये 33 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रेट है तो ऐसा नहीं है कि 33 किलोमीटर दूर पर स्थित आपको तट दिख जाएगा। जहाज जो बीच में है उसे केवल और केवल पानी ही पानी दिखाई देगा। ऐसे में इस स्ट्रेट से घूमकर वापस पर्शियन गल्फ की तरफ आना हो या फिर गल्फ ऑफ ओमान की तरफ आना हो, दोनों ही स्थिति में जहाजों को दिशा लेनी पड़ती है। और चूंकि ये तेल के जहाज और गैस के कंटेनर्स होते हैं, ऐसे में इनकी जहाज की दिशा अगर पलट जाए तो भीषण हादसे हो सकते हैं। इसीलिए यहां पर नेविगेशन का बहुत महत्व होता है। आपको याद होगा, इंडिया ने भी अपना सैटेलाइट सिस्टम IRNSS जिसे नाविक के नाम से पेश किया था, वो भी अपने नाविकों के लिए ही था, ताकि उन्हें दिशा भटकनी ना हो या फिर वो दिशा ना भटके। ऐसे में यहां से हो रहे रास्ते के लिए, ट्रेड के लिए नाविकों के पास सिग्नल का होना बहुत जरूरी होता है। कई बार इन सिग्नल्स को जैम किया जा सकता है। अभी ताजा अपडेट्स में है कि ईरान इन जहाजों के रास्तों में लगे सिग्नल्स को जैम कर रहा है। अब मैं आपको एक बार जहाजों का यहां से जो दौर है वो दिखाता हूं। ये दुनिया भर के जहाज हैं जो हमने आपके सामने वेसल फाइंडर नाम की वेबसाइट से लिए हैं। इस वेबसाइट पर तमाम कार्गो, टैंकर, पैसेंजर, फिशिंग, तमाम प्रकार के जो भी जहाज हैं उनको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है। इनमें से अगर मिलिट्री जहाज भी है तो उसे रेड मार्क से प्रेजेंट किया गया है। आपके सामने ये तमाम दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह से दुनिया भर में जहाज ट्रेड में चल रहे हैं। ये मेडिटेरेनियन सी रहा, ये रेड सी रहा, यहां से बाबे मंडल के बाद निकल करके गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान के बाद में ये आ गया आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये आ गया इंडियन ओशन में वाया मतलब टुवर्ड्स इंडिया या फिर स्टेट ऑफ मलक्का तक ले जा सकते थे। मतलब जब बाबे मंडल प्रभावित हुई थी तब हमारे पास ऑप्शन था कि हम दूसरा रूट लेकर आ सकते थे। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित होती है, यानी कि ये वाला जो पर्शियन गल्फ है इसका जो रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के इंडियन ओशन में आ रहा है, अगर ये रास्ता चोक होता है तो यहां से निकलने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मतलब तेल के लिए तो फिर भी चलो यूएई के अंदर से टैंकर दाएं बाएं ट्रेन चला के ले आओ, लेकिन इसके अलावा कोई पाइपलाइंस ऐसी नहीं है जो दुनिया भर में तेल और गैस पहुंचा सके। ऐसा अभी तक उपलब्ध संसाधन जानकारी नहीं है। इसलिए इस जगह से चिंताएं बहुत बढ़ रही हैं, और चिंताओं में ना केवल हमारी चिंता बल्कि चाइना की चिंता, जापान की चिंता, क्योंकि हमारा तेल यहीं से होकर आता है। अगर आप ऊपर से इसको देखें, जैसे कभी हम दुबई की यात्रा पर जब जा रहे होते हैं तो समुद्र में चलते हुए जो जहाज हैं वो बिल्कुल जैसे मछलियां तैर रही हो ऐसे ऊपर से दिखाई देते हैं। शायद आप लोग भी इस दृश्य से रिजेंबलेंस को पकड़ पा रहे हो कि जहाज की डेंसिटी यहां पर कितनी ज्यादा दिखाई देती है। कहने के लिए तो इतना ही है कि यहां से भारत, चाइना और जापान का 70% ऑयल आता है, लेकिन वो भी पूरी दुनिया के 20 से 30% ट्रेड के बराबर है। 3000 शिप नेचुरल गैस के यहां से गुजरते हैं। अगर ऐसे में इस रास्ते को बाधित कर दिया जाए तो निश्चित ही ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ऑयल प्राइसेस भी और गैस प्राइसेस भी बढ़ करके ज्यादा हो जाएंगे, यह जानकारी निकलकर यहां पर आती है। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि भारत के लिए यह कितना इंपॉर्टेंट है, और भारत जो 84% तेल यहां से मंगाता है, ऐसे
ऐसे में भारत के तमाम जितने भी देश यहां से सामान मंगा रहे हैं, जो मिलियन बैरल पर डे के आसपास इंपोर्ट कर रहे हैं, उनका प्राइस कितना बढ़ सकता है। तो एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग, गोल्डमैन सैक्स नाम की जो कंपनी है उसके अकॉर्डिंग, अगर यह रास्ता पूरी तरह बाधित होता है तो आज जो तेल का भाव चल रहा है वो है 69.15 डॉलर प्रति बैरल। बोले अगर यह रास्ता बाधित होता है तो तेल के प्राइसेस पहुंच जाएंगे $100 प्रति बैरल। और यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। मतलब आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए कि दो देश का संघर्ष हुआ, यह बात इस तरह से और भी रिलेट की जा सकती है कि जब इराक ईरान के बीच में गल्फ वॉर हुआ था, उस समय भारत को तेल का बड़ा संकट खड़ा हो गया था। मतलब भारत की मंदी का एक बड़ा कारण इराक ईरान वॉर भी था। ऐसे में अगर ये दो देश लड़ते रहते हैं और तेल की कीमत जो $70 प्रति बैरल के अराउंड अभी चल रही है, ये बढ़कर के अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स बढ़कर के $100 प्रति बैरल पहुंच जाएगी। इसका मतलब तेल 1.5 गुना महंगा हमें प्राप्त होगा। 1.5 गुना तेल महंगा हुआ, हमारी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां पर रेल के लिए, अब तो खैर इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हो, लेकिन फिर भी हमारे जितने भी ट्रांजिट ट्रक्स चल रहे हैं या फिर मशीनें जो चल रही हैं, उसमें ऑयल का कंजप्शन बहुत ज्यादा है। वो महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सीधा असर वस्तुओं की कीमत पर पड़ेगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर पड़ेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर पड़ेगा, और महंगाई भारत को बहुत ज्यादा प्रभावित कर जाएगी। इसका मतलब दो देशों का झगड़ना भारत के लिए किस तरह नुकसानदायक है, वो मैंने आपको इस आंकड़े से दिखाने का प्रयास किया है। एनीवे, मोस्ट रिसेंटली अगर हम बात करें तो 2019 में इन्होंने इस तरह की तो हिम्मत नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि रखते ही बहुत सारा संघर्ष उसके सिर पर आ पड़ेगा। ऐसे में चीन जो इसके सॉफ्ट कॉर्नर दे रहा है, वो इसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। सऊदी और ये जो बाकी अन्य देश हैं, इनके व्यापार प्रभावित होंगे, तो ईरान को कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ जाएगा। ऐसे में ये एक निकल रहे हैं तो हमें डिस्टरबेंस आ रहा है। इस क्षेत्र से निकलने पर हमारे जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो रहे हैं, हम रास्ता मैच नहीं कर पा रहे हैं। यह एडवाइजरी बाकायदा यूके एमटीओ ने जारी की है। ऐसे में बहुत से जहाजों ने इस वॉर टाइम सिनेरियो में यहां से निकलना तक अवॉइड कर दिया है। आप विचारिए, जिन्हें तेल लेने की जिम्मेदारी है, जहां पर अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, उस क्षेत्र में जिस तरह के इंटरफेरेंस आ रहे हैं, उसे देखते हुए जहाजों ने निकलना रोक दिया है। मतलब व्यापार बाधित होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यह अपने आप में दर्शाता है कि यह बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और ऐसे में शिपिंग डिसरप्शन सर्ज हुआ है हॉर्मुज ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर इजरायली अटैक से। इसके बारे में जानकारी अभी ताजा न्यूज के अंदर चल रही है। आखिर सवाल, क्या ईरान और इराक कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ था 1980 से 1988 के बीच में, उस समय पर भी इस मार्ग को बाधित किया गया था क्या? क्योंकि उस समय भी अमेरिका खड़ा था। आंसर है जी नहीं, उस समय मार्ग को कतई बाधित नहीं किया गया था। ऐसे में इस बार की बाधा होने की संभावना थोड़ी कम ही एक्सपेक्ट की जा रही है। लेकिन फिर भी 900 से अधिक जहाज अगर जीपीएस के सिग्नल खो रहे हैं तो हो सकता है लोग यहां पर रिएक्शन देने आए। लेकिन यहां पर अच्छी बात जो फिलहाल है वो ये है कि अमेरिका इस क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित करता है। यह अमेरिका की प्रेजेंस है, जिसे आप देख सकते हैं। यहां पर यह अमेरिका के फाइटर जेट्स आपको खड़े हुए दिख रहे हैं। ये सारे के सारे बेसेस अमेरिकी बेसेस हैं जो इस पूरे सेक्टर के अंदर उपलब्ध हैं। ऐसे में ईरान की फोर्सेस चाहे यहां पर कितनी भी एक्टिवेट क्यों ना हो, लेकिन अमेरिकी फोर्सेस और इन देशों की जो सेनाएं हैं वो भी इसको सुरक्षित करने के लिए निश्चित ही कदम उठाएंगी, ऐसा फिलहाल प्रतीत हो रहा है। हालांकि और युद्ध के अपडेट लगातार आ रहे हैं। मैंने आज के सेशन में बाकी कुछ तो कवर नहीं किया। एक जो सबसे ज्यादा वायरल वीडियो है उसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ईरान का सरकारी न्यूज चैनल था जो कि इजरायली हमलों पर रिपोर्टिंग कर रहा था। एक एंकर अपने स्टूडियो से, जैसे मैं आपके सामने फिलहाल सेशन कर रहा हूं, ऐसे ही एक एंकर यहां से अपना सेशन कर रही थी, स्टूडियो से अपनी इवेंट को कर रही थी, और अचानक इनके ही ऑफिस में आकर के बम गिरा, मिसाइल गिरी और इनका ऑफिस पूरी तरह तबाह हो गया। यहां पर ये जो आप आवाज सुनते देख रहे हैं, ये एंकर छूटकर अभी निकली हैं। थोड़ी ही देर पहले 8:42 के आसपास ये न्यूज वायरल होना शुरू हुई है। मैंने आज आपको मॉर्निंग के अंकित इंस्पायर इंडिया सेशन में भी बताया था कि इजराइल ईरान के जो सिविलियन एरियाज हैं उन्हें आज रात को हो सकता है टारगेट करे।